11 माह बाद खुलने लगे हैं दिल्ली के रास्ते। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने फ्रंट पेज पर छापा है। कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनों की वजह से करीब 11 माह से बंद रास्ते अब खुलने लगे हैं। टिकरी के बाद शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर से भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटा दिए हैं। NH9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले लेन पर लगे लोहे व पत्थर के बैरिकेड और कंटीली तार के अलावा कंक्रीट से बनाई गई पक्की दीवार को देर रात पुलिस ने हटा दिया है। बैरिकेड हटाने पर भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि यूपी गेट पर प्रदर्शन जारी रहेगा। संगठन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, पुलिस द्वारा बैरिकेड हटाए जाने के बाद अफवाहों का दौर जारी है, लेकिन संगठन की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कहा है कि पुलिस ने 26 जनवरी के बाद रास्ता रोका था। सुप्रीम कोर्ट में मोर्चे के शपथ पत्र के बाद दिल्ली पुलिस अपनी गलती सुधार रही है। उधर हरियाणा के जिंद के सफीदों में भुकिया के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों ने कभी भी बॉर्डरों को बंद नहीं किया। ये बॉर्डर तो सरकार ने बंद कर रखे थे और अब खुद ही खोल रही है। बॉर्डर पर निगाह, उप्र पुलिस से तालमेल। दिल्ली पुलिस के विशेष उपायुक्त दीपेंद्र पाठक व जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी कार्रवाई पर नजर बनाए रहे हैं। कश्यप ने कहा कि दिल्ली पुलिस उप्र पुलिस से भी तालमेल बैठा रही है ताकि अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कहा, सड़क पर टेंट लगाकर बैठे लोगों को समझाया जाएगा कि वह हट जाए, क्योंकि जब वाहन चलेंगे तो हादसा हो सकता है। मोदी को फिर पीएम बनाना है तो 2022 में योगी को बनाए सीएम। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। उपचुनाव की रणनीति समझने और समझाने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि योगी पर उन्हें यकीन है तो मोदी के बूते सब कुछ मुमकिन नजर आता है। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में प्रदेशवासियों के मन और मिजाज भांप चुके हैं। शाह अगले चुनाव की बाजी जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में तुरुप चाल चल गए। कार्यकर्ता सम्मेलन में दो टुक कहा कि मोदी को 2024 में फिर पीएम बनाना है तो 2022 में योगी को फिर सीएम बनाना होगा। गृह मंत्री ने मोदी योगी सरकार की तमाम उपलब्धियों गिनाने के साथ प्रदेश के संदर्भ में कहा कि सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन पिछली सरकार इतने गड्ढे छोड़ गई कि अभी 5 साल का वक्त और चाहिए। वहीं भाजपा के सदस्यता अभियान के शुभारंभ और संगठनात्मक बैठकों के लिए शुक्रवार को शाह लखनऊ पहुंचे। यहां डिफेंस एक्सपो मैदान में शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजक के सम्मेलन में बोले कि 2017 का जो संकल्प जारी किया था उसमें से 90% वादे योगी पूरा कर चुके हैं। अभी 2 महीने बचे हैं जिसमें 100% पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिर कार्यकर्ता करोड़ों आमजन से रियाशुमी कर 2022 के विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी करेंगे। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रबंधन प्रभारी अनुराग ठाकुर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर निदेश शर्मा सहित अन्य केंद्रीय मंत्री भी थे। 2017 तक अपनी पहचान से अलग रहा प्रदेश। शाह ने कहा कि यह भगवान रामकृष्ण, बुद्ध, संत कबीर, महाराजा सुहेलदेव, पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि है, लेकिन मुगलों के शासन से 2017 में भाजपा की सरकार बनने तक प्रदेश अपनी पहचान से ही अलग रहा है। भाजपा सरकार ने प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है। जनता को बताया है कि उप्र से सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के लिए तुरंत कुछ भी दे देते हैं। अब अगर 2024 में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो उसकी नींव 2022 में डालनी होगी। योगी को फिर से सीएम बनाना होगा। सरकार ने बढ़ाई केंद्र गैर सरकारी कर्मियों की मजदूरी।
इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। सभी केंद्र कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने केंद्रीय विभागों में काम करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को भी दीपावली का तोहफा दिया है। श्रम मंत्रालय ने इन कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। इसके तहत रोजाना मजदूरी कम से कम 377 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं 864 रुपए प्रतिदिन की अधिकतम मजदूरी होगी। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। यह फैसला 1 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा। केंद्र सरकार से जुड़े सभी विभाग, रेलवे प्रशासन, खनन, ऑयल फील्ड्स और सार्वजनिक कंपनियों में काम करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। केंद्र विभागों में अनुबंध और आकस्मिक रूप से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी फैसला लागू होगा। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि केंद्रीय विभागों में निर्माण, सड़कों के रखवाक, रनवे, बिल्डिंग संचालन, सफाई, लोडिंग ऑनलाइनर, खनन, कृषि जैसे क्षेत्रों में अनुसूचित रोजगार के तहत काम करने वाले 1.5 करोड़ श्रमिकों को सरकार इस फैसले से काफी लाभ मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी दर में एशिया के हिसाब से बदलाव किया गया है। सभी एरिया को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया है। वहीं कुशल, गैर कुशल, अधिकुशल, उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दर होगी। मिशन मोदी, 10 देशों के प्रमुखों से होगी पीएम की मुलाकात। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। विदेश दौरे का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। 5 दिनों की इटली और ब्रिटेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कम से कम 1 दर्जन देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात संभव है। जिन देशों के नेताओं के साथ मुलाकात को अंतिम रूप दिया जा चुका है, उनमें इटली, ब्रिटेन, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन के शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को जो बाइडेन के साथ भी पीएम की मुलाकात संभव है। इस मुलाकात को लेकर दोनों देशों के अधिकारी संपर्क में हैं। शनिवार को पीएम की मुलाकात वेटिकन में पोप फ्रांसिस से भी होगी। माना जा रहा है कि पीएम उन्हें भारत यात्रा के लिए भी आमंत्रित करेंगे। पीएम मोदी के द्विपक्षीय मुलाकातों का सिलसिला इटली की राजधानी रोम पहुंचने के कुछ ही समय बाद शुरू हो गया था। उन्होंने सबसे पहले यूरोप परिषद की प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल और यूरोप आयोग के प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन से एक साथ मुलाकात की। उनके बीच कारोबार, वाणिज्य, सांस्कृतिक और पर्यावरण पर चर्चा हुई है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी की इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से भी मुलाकात हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बाजेगी ने ट्वीट कर कहा, भारत और इटली की समझदारी में तयात्मा प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने की जब वह पहले आमने सामने मुलाकात के लिए प्लाज़ो ज़िगी आए। पीएम मोदी G20 की बैठक में हिस्सा लेने के बाद शुक्रवार सुबह इटली पहुंचे। वह 1 और 2 नवंबर को गलसागो जाएंगे, जहां विश्व जलवायु सुरक्षा पर आयोजित COP26 बैठक में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 16 नवंबर तक स्थगित। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 16 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है। याचिका में उस भूखंड का भू उपयोग बदलने के आदेश की चुनौती दी गई है, जिस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नए सरकारी आवासों का निर्माण प्रस्तावित है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर व न्यायमूर्ति CT रविकुमार की एक पीठ ने केंद्र की तरफ से जवाबी अल्फनामा दाखिल कर दिया है। जानकारी के बाद सुनवाई स्थगित की गई। पीठ ने याचिकाकर्ता को इस अल्फनामे पर जवाबी अल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना सितंबर 2019 में घोषित की गई थी, जिसमें 900 से 1200 की संख्या तक सांसदों के लिए नए त्रिकोण संसदीय भवन का निर्माण अगस्त 2022 तक प्रस्तावित है। कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% ब्याज को मंजूरी।
इस खबर को जनसत्ता ने अपने फ्रंट पेज पर लेते हुए छापा है। सरकार ने वित्तीय 2020 से 21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% ब्याज को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए दिवाली से ठीक पहले यह एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिवाली से पहले खातों में ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस साल में मोर्चे में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.5% ब्याज दर तय की थी। सीबीटी ईपीएफओ का निर्णय लेने वाली सर्वोच्च निकाय है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। लोकसभा के 3 विस की 29 सीटों के लिए उपचुनाव आज। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए अपने फ्रंट पेज पर छापा है। देश में दादर व नगर हवेली सहित लोकसभा की 3 और 13 राज्यों में फैली विधानसभा की 29 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के साथ ही कोविड बचाव उपाय भी सुनिश्चित किया गया है। अधिकतर सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। दादर व नगर हवेली हिमाचल प्रदेश के मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। वहीं जिन 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें से असम में 5, पश्चिम बंगाल में 4, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय में 3-3, बिहार और राजस्थान और कर्नाटक में 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम तथा तेलंगाना की 1-1 सीट पर शामिल है। मतगणना 2 नवंबर को होगी। लोकसभा की 3 सीटों पर सदस्यों के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, अदालत आऊंगा। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए अपने फ्रंट पेज पर छापा है। भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को किसानों की बदहाल स्थिति और फसलों की खरीद में अर्थव्यवस्था पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि अब मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा और सीधे साक्ष्य लेकर अदालत जाऊंगा। मैं आप सबको गिरफ्तार कराऊंगा। शुक्रवार को यहां अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वरुण गांधी पीलीभीत में मंडी समिति में निरीक्षण करने गए थे और वहां उन्होंने प्रदेश सरकार की व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। इस मामले में प्रभारी आरएमओ या किसी भी अधिकारी ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। वरुण गांधी ने आरोप लगाया है कि किसान अर्थव्यवस्थाओं के वरुण बिचौलियों से अपने अनाज बेचने के लिए मजबूर हो रहा है और निरीक्षण के बीच उन्होंने वहां उपस्थित प्रभारी डिप्टी आरएमओ ज्ञानचंद वर्मा एवं मंडी कर्मचारियों को चुनौती देते हुए कहा, अगर किसानों के साथ अत्याचार हुआ तो वह अब सरकार के आगे हाथ पांव नहीं जोड़ेंगे। जमानत की 14 शर्तें। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से छापा है। मुंबई क्रूज जहाज नशा मामले में आरोपी आर्यन खान एवं अन्य की आर्थ रोड से जेल रिहाई शुक्रवार को नहीं हो सकी। दरअसल समय से जेल तक अदालती आदेश कागजात नहीं पहुंच पाए और इस कारण आर्यन की रिहाई आज यानी शनिवार को ही संभव होगी। अदालत में अभिनेत्री जूही चावला ने अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की जमानत ली और कहा वह बचपन से उसे जानती है। क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को गुरुवार को जमानत मिल गई थी। आज मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया है। इस आदेश में आर्यन की जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई हैं। इन शर्तों के मद्देनजर जमानत की औपचारिकताओं को पूरा करने पर आर्यन की जेल से रिहाई होगी। उच्च न्यायालय ने 5 पन्नों के आदेश में कहा है कि आर्यन खान और 2 सह आरोपी अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को 1-1 लाख रुपए के रिहाई होगी तक काटना। शशिकांत दास को मिला 3 साल का सेवा विस्तार। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से छापा है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास को दिसंबर 2024 तक के लिए 3 साल का सेवा विस्तार दिया है। एक आधिकारिक आदेश में
यह जानकारी दी है। दास को 11 दिसंबर 2018 को रिजर्व बैंक का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। दास को उनके पूर्ववर्ती उर्च पटेल ने अचानक इस्तीफा देने के बाद रिजर्व बैंक की कमान सौंपी गई थी। 28 अक्टूबर के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सरकार दास को रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त कर रही है।